नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन लोगों का एप्को के अंदर सिलेक्शन हो गया, प्री के अंदर मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एप्को ईजीटी मेंस, ठीक है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो एमसीक्यू सीरीज चलती है हमारी, ठीक है दोस्तों, वैसे लाइव चलती है। तो इंटरनेट के जो शॉर्टेज के इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही कल से, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आपको है ना आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चलती रहे, इसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी जाए, रिकॉर्ड करके लाइव की अपेक्षा, ठीक है, कैसे भी करके चलिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज 30। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। जो आपको वेल आइकन दिख रहा है उसको क्लिक कर दें, आपको जो रेड बटन दिख रहा है उसको दबा दें। क्यों? क्योंकि भाई जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती है एग्रीकल्चर रिलेटेड, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड ही चीज़ें डालता हूँ, तो जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें वो आपको मिलती रहेंगी। चलिए, अब जो स्टूडेंट इफ्को की तैयारी कर रहे हैं मेंस एग्ज़ाम की, अब वो 10 दिन के अंदर, अब आज कितनी है, 18 तारीख है, 18 से 19 भी 25 को एग्ज़ाम, 6-7 दिन बचे। अब वो कैसे तैयारी, उनके लिए एक विशेष पैकेज निकाला मैंने, उनके लिए लगभग 2500 MCQ। आप 6 से 7 दिन में 2500 MCQ को पढ़ लो, इंपॉर्टेंट MCQ है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। या आपको मात्र 99 रुपये के अंदर ये मिल जाएंगे 2500 MCQ, तो आप इनको पढ़ लीजिए। चलिए, ये कहाँ मिलेगा आपको, हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल ये ज्वाइन करें, डेमो ले सकते हैं वो, ठीक है, डेमो भी अवेलेबल रहेगा, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं ना। चलिए, या फिर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए कंप्लीट बैच चाहते हैं, एक हमारा बैच है जिसका नाम है विजयी भव बैच। ये जो विजयी भव बैच है ये सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और जो IPS AFO मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ओनली एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 25 जून से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है क्या, कि मेल स्टेरिलिटी इज कॉमन इन, मेल स्टेरिलिटी किस में कॉमन पाई जाती है, ठीक है, क्या पिटूनिया के अंदर, क्या मैरीगोल्ड के अंदर, या फिर एंटीहरनम के अंदर। तो देखो तीनों के अंदर क्या होती है, मेल स्टेरिलिटी कॉमन है, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, कॉमन होती है तीनों के अंदर। किस किस में, पिटूनिया, मैरीगोल्ड और एंटीहरनम मेजस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या, ऑल ऑफ दी, तीन है ना, करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी। मेल स्टेरिलिटी जो है, ठीक है, याद रखना, मेल स्टेरिलिटी जो है क्या होती है, एक फ्लावर के अंदर एक ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, एक कंडीशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन विच पोलन इज आइदर एब्सेंट और नॉन फंक्शनल। मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ्लावर या तो एब्सेंट होते हैं या फिर नॉन फंक्शनल होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी। एक कंडीशन है ना, एक कंडीशन इन विच, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, पोलन इज आइदर एब्सेंट, पोलन इज आइदर एब्सेंट, पोलन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं या फिर नॉन फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मेल स्टेरिलिटी का जो मेन यूज है वो क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मेल स्टेरिलिटी का यूज क्या है। तो देखो मेल स्टेरिलिटी का जो यूज होता है ना, यूज क्या होता है भाई, तो आंसर मेल स्टेरिलिटी का यूज होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। याद रखना, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है, किसके अंदर, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि सेंट्रल एग है ना, एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ पर है। सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड मुंबई, नागपुर, बेंगलोर और कोलकाता। सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो है नागपुर के अंदर कहाँ पर है, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस करती है जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है कि नहीं, तो नागपुर के अंदर है। सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी की स्थापना तब की गई थी जब DMI है ना, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन 1935, उसके बाद इसकी स्थापना की गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन। आपको पहले 4 स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़िए। फॉर वेरिएबल इनपुट, क्या कह रहा है, फॉर वेरिएबल है ना इनपुट, APP और MPP जो बराबर है इन द फर्स्ट स्टेज। क्या वेरिएबल इनपुट के लिए APP और MPP फर्स्ट स्टेज में बराबर होते हैं क्या। फॉर वेरिएबल इनपुट APP और MPP एट द एंड स्टॉक, क्या फर्स्ट स्टेज के एंड में जाकर दोनों बराबर होते हैं क्या। फॉर वेरिएबल इनपुट
एपीपी और एमपीपी जो हैं ये सेकंड स्टेज के स्टार्टिंग में बराबर होते हैं क्या? ठीक है, फॉर वेरिएबल इनपुट एपीपी और एमपीपी जो है सेकंड स्टेज के में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज। ठीक है, ये यहाँ पर एंड आएगा, इन द एंड ऑफ सेकंड स्टेज। तो आपको बताना है इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, आपको अगर ग्राफ पढ़ा होगा आपने अगर ग्राफ कभी पढ़ा होगा ना, प्रोडक्शन फंक्शन कर्व, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन कर्व होता है, प्रोडक्शन फंक्शन कर्व जो होता है, आप इसको समझना, ऐसा होता है इस प्रकार से। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये टीपीपी होता है। ऐसे क्या होता है? टीपीपी। क्या होता है? टीपीपी एक्स। ठीक है, ये टीपीपी एक्स है। दूसरे नंबर पे आप देखोगे यहाँ से ये एमपीपी है। क्या है? एमपीपी है ना। ये स्टेज फर्स्ट है ना। इस पॉइंट पर आपको मालूम है कि इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर एपीपी और एमपीपी बराबर होते हैं। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर क्या होते हैं? एपीपी एक्स बराबर एमपीपी एक्स। यस, तो देखो ये जो स्टेज है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो स्टेज है ये, अब आप देखो ये तो है ना फर्स्ट स्टेज जैसे कंप्लीट हो रही है तब है, हाँ या ना। ये वाली जो स्टेज है यहाँ, इस पॉइंट कब आ रहा है? ये वाला पॉइंट तब आ रहा है जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई तब, है ना, एंड पर। और सेकंड स्टेज जब स्टार्ट हो रही तब आ रहा है। ये पॉइंट कब आ रहा है? कि जब फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो रही है और सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है तब ये पॉइंट आता है। ठीक है, ये वाला। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर ये आएगा कि जो फर्स्ट स्टेज एंड में और सेकंड के स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ पर अपना जो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड, फर्स्ट के एंड में और सेकंड के स्टार्टिंग में, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अच्छा एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट इज, बताओ किस स्टेज में एमपीपी नेगेटिव होता है? तो देखो ये वाली जो स्टेज है ना थर्ड, ये वाली जो स्टेज होती है थर्ड स्टेज होती है। हाँ, अब ये जो एमपीपी आपको नजर आ रहा है ना, ये पीली वाली लाइन अपनी एमपीपी है ना। एमपीपी यहाँ के जीरो हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव। एमपीपी यहाँ क्या होता है? नेगेटिव, थर्ड स्टेज के अंदर है ना। एमपीपी थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, एमपीपी थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ओनली इन थर्ड स्टेज। चलिए अगला है IBRD इज अ सिनोनिम। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक आप एसोसिएट कह सकते हो, है ना, वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग बाय हियरिंग, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय रीडिंग और लर्निंग बाय डूइंग। भाई सीखना है कैसे? देखकर सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है ना। क्या सीखना है? तो आपको करके देखना फिर सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग होता है एक्सटेंशन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या गोल होता है? देखो, टू प्रमोट इनकम ऑफ फार्मिंग, क्या किसान की आय बढ़ाना। टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, फसलों का उत्पादन करना। टू प्रमोट न्यू क्रॉप, नई फसलों का प्रमोट करना। टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक, यस, साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उसको किसानों तक पहुंचाना, ये मेन उद्देश्य होता है। जो भी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, किसानों तक पहुंचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच है। देखो करेक्ट मैच क्या होता है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, तो अल्बर्ट मेयर है, बिल्कुल सही है, ये वाला तो ऑप्शन सही है। क्या ग्रो मोर फूड कंपनी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट MK गांधी, गलत है। कोऑपरेटिव मूवमेंट आपको पता है कौन है? एफ निकोलसन 1904 के अंदर, हाँ या ना, 1904 में ये। ठीक है, ये 1942 था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद सेवाग्राम प्रोजेक्ट, विनोबा भावे, गलत है, क्योंकि सेवाग्राम प्रोजेक्ट है MK गांधी। ठीक है, कौन है? MK गांधी। ठीक है, 1920 के अंदर। चलिए ये है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर, 1948 है ना, 1948 के अंदर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। बताओ स्वतंत्रता के पहले कौन सा रूरल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट देखो 1948, हमको स्वतंत्रता कब मिली? हमको बताना है 1947 से पहले का, है ना, 1947 से पहले का प्रोग्राम हमको बताना है। कोऑपरेटिव मूवमेंट 1904। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही आ रहा है, कौन सा? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सॉरी कोऑपरेटिव, क्या आ रहा है? कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है 1904। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10,
टेलीविजन ब्रॉडकास्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसके लिए कब, तो 1977, याद रखना 1977 में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, सहकारी समितियां जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर, ये होता है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स, ठीक है, कि भाई जो गांव वाले होते हैं उनका सोशियो आर्थिक सामाजिक वृद्धि, क्या है उसका मुख्य उद्देश्य, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई जाती है, कि ग्रामीणों का आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की क्या हो, वृद्धि होती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो मास मीडियम, ठीक है, रेडियो मास मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, रेडियो मास मीडियम क्या है, देखो इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। मतलब रेडियो पर अपन जो भी चीज़ें सुनती है कि नहीं, वन वे विथ इमीडिएट फीडबैक, क्या आप सुनने के बाद बोलने वाले को कोई फीडबैक दे पाते हैं, नहीं, रेडियो में सिर्फ आप सुन सकते हैं, आपका फीडबैक कुछ भी नहीं होता। वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रेस्पॉन्स, क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है, एक तरफा है, बिल्कुल आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। वन वे एंड कलरफुल, तो कलरफुल नहीं आता, सिर्फ आवाज़ ही, आपको चित्र तो दिखती नहीं, कोई विजुअल आपको दिखता है, नहीं दिखता, ये गलत। वन वे एंड टाइमलेस, ये गलत है, बिल्कुल टाइम पे चलता है। तो वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रेस्पॉन्स, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रीड योर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, CD का मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट इज ए प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है। कम्युनिटी डेवलपमेंट इज द कल्चरल इवेंट, ये गलत है, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट इज सोशल इवेंट, ये गलत है। कम्युनिटी डेवलपमेंट इज द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट या पायलट प्रोजेक्ट होता है, प्रोग्राम होता है, जो कि हमने देखा देखी है ना, सामूहिक विकास प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं, सारी चीज़ें है ना 1952 के अंदर। तो पहला और चौथा सही है। चलिए अगला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन बिलो। आपको पहले 4 स्टेटमेंट पढ़ना, फिर आपको आंसर बताना है। क्या है, न्यूज़पेपर इज द पॉपुलर मीडियम फॉर कम्युनिकेशन इन द रूरल एरिया, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अखबार जो होता है संचार का एक माध्यम है, कॉमन माध्यम है, नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा है, न्यूज़पेपर इज रिटन फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, क्या अखबार जो है संचार का एक लिखित रूप है, ये बिल्कुल सही है, लिखित रूप होता है। अगला, फिल्म शो इज द ऑडियो विजुअल, फिल्म शो चलता है ना, फिल्म शो इज द ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रूरल एरिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिल्म शो इज द पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल एरिया, ठीक है, ठीक है। रूरल एरिया में कॉमन मीडियम नहीं है, देखो ऑडियो विजुअल तो है, यहाँ पर नहीं आएगा, कम्युनिकेशन ओनली है ना, ये शब्द यहाँ पर ऐड नहीं है एक्चुअली। फिल्म शो इज द ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या फिल्म शो इज द पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रूरल, ये गलत है। तो आंसर सिर्फ सेकंड और थर्ड सही है, याद रखना। एक तो कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म है और फिल्म शो ऑडियो विजुअल होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि या तो ये भी है ना, न्यूज़पेपर ही रूरल मीडियम के अंदर एक कॉमन मीडियम नहीं होता और फिल्म शो भी एक कॉमन माध्यम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे ये 2 ही आंसर करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कल्टिवेशन ऑफ ड्यूरम व्हीट इज द प्राइमरी कन्वेंशन, ड्यूरम व्हीट जो होता है, ठीक है, ड्यूरम व्हीट जनरली सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर लगाया, सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर लगाया जाता है। देखो इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं, मैक्रोनी, क्या कहते हैं इसको, मैक्रोनी व्हीट कहते हैं, हाँ है ना, टिक्टिकम ड्यूरम। ये एक प्रकार से क्या होता है, एलो टेट्राप्लोइड होता है, क्या होता है भाई, एलो टेट्राप्लोइड, ठीक है, एलो टेट्राप्लोइड होते हैं ना, 2n बराबर 28 होता है, एलो टेट्राप्लोइड 2n बराबर क्या होता है, एलो, ठीक है। इससे साउथ इंडियन फेमस डिश सूजी, ठीक है, यह सेमिया बनाया जाता है, सूजी या सेमिया इसके साउथ इंडियन डिश बनाया जाता है, ठीक है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट वैरायटी है ना, इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है भाई, इंपॉर्टेंट वैरायटी आप जयराज एंड मालविका, जयराज एंड मालविका, ये इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, टिक्टिकम ड्यूरम, TN बराबर 28 होता है, सूजी सेमिया और इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द मोस्ट कंसनट्रेटेड फर्टिलाइजर यूज फॉर न्यूट्रेंट सप्लाई। आपको बताना है न्यूट्रेंट सप्लाई के लिए मोस्ट कंसनट्रेटेड फर्टिलाइजर कौन, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट की सप्लाई करता हो। देखो यूरिया कितना परसेंट, 46% नाइट्रोजन, DAP 18%, नाइट्रोजन 40%, फॉस्फोरस, ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया 82% नाइट्रोजन और SSP 16%, P2O5, ठीक है, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर, ठीक है, ये सप्लाई करता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, तो आना एनहाइड्रस अमोनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मेज, ठीक है,
फॉर ग्रीन क्रॉप्स, अगर आपने मक्का लगाना है, ऑटम क्या है, रैटून व्हीट हैव द क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, ठीक है, रोटेशनल, एक्चुअली रोटेशनल इंटेंसिटी बताना हमको, है ना, ये वाला। तो टोटल क्रॉप्स कितनी 4 और ईयर कितने आ रहे हैं 3, ठीक है, तो लगभग आएगा 133% है ना, लगभग 133% आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, केमिकल विच रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कौन सा केमिकल जो होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या क्योलन है, ये एक प्रकार का होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, ये किस प्रकार का एंटीट्रांस है, रिफ्लेक्टिंग, किस प्रकार का होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। 2,4-D नहीं है, PM बिल्कुल है ना, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट ये बिल्कुल स्टोमेटा क्लोजिंग होता है, एट्राजीन ये है ना, ABA, पैराक्यूट नहीं है, तो आंसर क्या होगा PM, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, कौन सा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है ना, कौन सा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पैराक्यूट, एट्राजीन। तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा होता है, एलाक्लोर, पैराक्यूट है, डाइक्यूट है, ठीक है, ग्लाइफोसेट है, ये सब क्या होते हैं, ये सब नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, ठीक है, जिसमें पैराक्यूट, डाइक्यूट ये तो कॉन्टैक्ट भी होते हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट, ये क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट होते हैं, ये क्या होता है, सेलेक्ट है ना, सिस्टमिक होता है, क्या होता है, सिस्टमिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पानी पी लूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नैरो लीव्ड वीड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट नैरो, कौन सा सकरी पत्ती वाला खरपतवार नहीं है, नैरो लीव्ड। क्या साइलोन डेक्टाइलोन, यस नैरो है, साइप्रस रोटेंडस बिल्कुल है, सेटारिया ग्लेका बिल्कुल है, मेलिटोटस इंडिका है क्या, नहीं, एक प्रकार का स्वीट क्लोवर है ना, तो ये आंसर क्या होगा ये। चलिए क्योंकि डाइकोट ये लेग्यूमिनस भी है, डाइकोट है, डाइकोट चौड़ी पत्ती वाले होते हैं ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स 20 से लेकर 30 kg, 20 से लेकर 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इन राइस फील्ड, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, 40 से 50 करती है, नहीं, ठीक है, 8 से 10 नहीं, 60 से 70 नहीं, तो कितना ब्लू ग्रीन एल्गी 20 से लेकर 30 kg नाइट्रोजन फिक्स करती है राइस फील्ड के अंदर, बिल्कुल सही है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एक प्रकार का हम है ना एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन के तौर पर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट न्यूट्रेट विच एक्ट एज द एनर्जी एक्सचेंज, है ना, कौन सा एनर्जी एक्सचेंज में मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो है हेल्प करते हैं, कौन से, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है ना, ये एनर्जी एक्सचेंज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पीट सोइल आर द जनरली, पीट सोइल क्या होता है, पार्सली डिकम्पोज सोइल को हम पीट सोइल कहते हैं, पार्सली डिकम्पोज सोइल होती है, तो उसको जिसका पीएच लगभग 4.5 होता है, याद रखना, जो कि ब्लैक होती है, हैवी होती है एंड एसिडिक सोइल होती है, ब्लैक हैवी एंड एसिडिक सोइल होती है, कौन सी, पीट सोइल, जिसका पीएच 4.5 लगभग होता है। इसके बाद बायूरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट एग्जिस्ट फॉर द फोलियर स्प्रे ऑफ व्हीट मोर देन दैट ऑफ द फॉलोइंग, बताओ बायूरेट कंटेंट है ना व्हीट में अगर हमको स्प्रे करना है तो कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.55 से 1% से 1.5 या 2% है ना, तो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, विच एलिमेंट कोजेज द डिस्पर्सन ऑफ सोइल पार्टिकल, कौन सा एलिमेंट जो होता है डिस्पर्सन मतलब कणों को दूर दूर कर देता है, कौन सा, तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन या डिफ्लेकुलेटेड नेचर होता है किसका, सोडियम का, है ना, सबसे ज़्यादा डिफ्लेकुलेटेड है ना किसका होता है, सोडियम का होता है। और फ्लेकुलेटेड मतलब कणों को पास पास बुलाए जोड़ दे, वो होता है एल्यूमिनियम। फ्लेकुलेटेड जो होता है ना, आपसे कभी पूछा, ठीक है, फ्लेकुलेटेड कौन सा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम, है ना, और डिफ्लेकुलेटेड में या डिस्पर्सन में सबसे ज़्यादा होता है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले ज़्यादा हैं, जैसे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। सोइल एसिडिटी इज इंक्रीज विद द एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम, बिल्कुल एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम ज़्यादा। सोइल एसिडिटी इंक्रीज विद द एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है भी। सोइल एल्कलिनिटी इंक्रीज विद द एक्सचेंजेबल कैल्शियम, नहीं होगा एल्कलिनिटी, है ना। सोइल एल्कलिनिटी इंक्रीज विद द एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम, नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों पहला और सेकंड क्या है, सही है, याद रखना। इन दोनों के कारण हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के कारण ही तो क्या होती है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के कारण एक्चुअली एसिडिटी बढ़ती है सोइल की। क्वेश्चन नंबर 27, द अपर लिमिट ऑफ द अवेलेबल वाटर इन द सोइल, अपर लिमिट पूछ रहा है, अपर लिमिट हमेशा फील्ड कैपेसिटी को कहते हैं, किसको कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं हम फील्ड कैपेसिटी को, किसको,
है ना। अवेलेबल वाटर की जो अपर लिमिट होती है किसे कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। किसे बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी को बोला जाता है। अपर लिमिट हमेशा किसको कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी को कहते हैं। तो याद रखना अवेलेबल वाटर का, ठीक है, 1/3 फील्ड कैपेसिटी पर। क्वेश्चन नंबर 28, द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन सोइल एयर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सोइल एयर के अंदर पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज सोइल एयर के अंदर कितनी होती है, क्या 0.03% होती है, ठीक है, क्या 0.003। तो गलती से ये वाला मत लगा देना, ये वाला आंसर है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं, ये आंसर आएगा 0.25%। आपको पता है इन्वायरमेंट के अंदर कितना होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना होती है 0.03%, लेकिन सोइल एयर के अंदर कितनी होती है, सोइल एयर के अंदर कितनी होती है 0.25%, ठीक है, या पॉइंट यहाँ पर आएगा 30। क्लियर है, बात समझ में। मतलब इन्वायरमेंट में जो होती है उसकी तुलना में 8 से लेकर 10 गुना, कितना 8 से लेकर 10 गुना ज़्यादा होती है ना। सोइल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है, सोइल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 8 से लेकर 10 गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 29, अल्फी सोलर द लाइटर इन टेक्सचर, ठीक है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना और सही बताना है। वट इज सोलर द हैवियर टेक्सचर, एंटी सोलर द पोटेशियम कंटेंट, अल्टी सोलर द लो फॉस्फोरस, ठीक है। तो देखो अल्फी सोइल लाइटर इन होती है बिल्कुल, वर्टी सोइल हैवी इन टेक्सचर होती है, काली मिट्टी आती है इसके अंदर, आपको पता है, ठीक है, इसके अंदर जनरली रेड सोइल आती है। एंटी सोइल है पोटेशियम कंटेंट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर नो डायग्नोस्टिक होरिजन होते हैं। अल्टी सोइल जिसके अंदर लेटेराइट सोइल आती है ना, इसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्योलाइन मिनरल जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योलोनाइट ज़्यादा होता है, और क्योलोनाइट की क्या होती है, हाई फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी होती है ना। तो इसके अंदर आती है लेटेराइट सोइल, और लेटेराइट सोइल के अंदर क्या होता है, लेटेराइट सोइल के अंदर होता है क्योलोनाइट, और क्योलोनाइट की फॉस्फोरसन फिक्सेशन ज़्यादा होती है, मतलब फॉस्फोरस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मच द पोरोसिटी परसेंट इफ द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ 2.6 एंड द बल्क डेंसिटी इज 1.3। तो आप कैसे निकालते हैं, परसेंट पोरोसिटी बराबर है ना, परसेंट पोरोसिटी बराबर कैसे निकालेंगे, 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, 50, ठीक है, कैसे करेंगे आगे, 100 माइनस बल्क डेंसिटी कितनी है, बल्क डेंसिटी 1.3, पार्टिकल डेंसिटी 2.6 इंटू ये आएगा 100, ये से 2 बार, ये से 50, और यहाँ पर आएगा कितना 100 माइनस 50, तो बराबर कितना आएगा पोरोसिटी 50%, कितना आएगा 50%। ये फॉर्मूला होता है 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। ऐसे आपको सिंपल निकालना है। इस प्रकार के एग्जाम में न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेते हैं ना, पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी आपको दिया जाएगा और आपसे पोरोसिटी आपसे पूछा जाएगा। आई होप आपके 30 क्वेश्चन समझ में आए। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, किसी भी के लिए बेस्ट कंटेंट चाहिए, अगर आप इसी प्रकार के जो MCQ है ना, 5000 MCQ विद वीडियो सॉल्यूशन, 5000 MCQ विद वीडियो सॉल्यूशन आप चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम YouTube पे जो वीडियो सॉल्यूशन पढ़ते हैं, अगर ऐसे ही आप लगभग 5000 से ज़्यादा MCQ चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, मात्र 500 रुपये के अंदर है, कितने 500 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको अभी 20% डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 20% डिस्काउंट के साथ 5000 MCQ किसी भी ये सब एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज MCQ कराए गए हैं। और किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर से बिल्कुल ले सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नई बैच की जानकारी या फिर वैकेंसी, आपको कुछ भी डाउट हो एग्रीकल्चर में, वो आप मेरे से ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और MCQ बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट MCQ है। देखो MCQ 30 है, लेकिन अपन यहाँ पर MCQ 30 नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें अलग एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं। एक MCQ से हमारे 8 से 10 MCQ निकल जाते हैं, जिससे है ना ये 50 से ऊपर हो जाएंगे लगभग, है ना। नाम के 30 है, लेकिन आप देखोगे ना 50 से ऊपर हो जाएंगे। इनको नोट कर लेना रजिस्टर के अंदर, एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस इनके आपको ज़्यादा मिलेंगे, ये आपको एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।